जैसे आपका फ्यूचर में कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस को लेकर के प्रिपरेशन करना चाहते हो आप, राइट, और यू आर हैविंग सर्टेन डाउट्स, तो आपके उस लेवल के कांसेप्ट ही रमेश शर्मा सर विल बी एबल टू क्लियर। ओके, ठीक है, तो ठीक है, तो आई एम हैंडिंग ओवर टू रमेश शर्मा सर नाउ। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू सर, यू कैन प्लीज टेक ओवर। थैंक यू सर। हेलो आर्यन, हाउ आर यू? Sir, your voice is a little bit slow. Can you please take your mic Hello. towards your caller? Yeah. Hello. Hello Aryan, how are you? Fine, sir. Am I audible? Yes, sir. Okay, good. So, as Swapnil sir has already told you a little bit of about me. So, and as he has informed you that I am associated with FITGI for more than 6 years, and I am taking classes up to class 10th, and I am clearing doubts of my students who are means very good, and I can say extra intelligent, and they are currently solving the questions of class 11th and class 12th. They have completed the syllabus of class 10th, and they are currently trying to complete the syllabus of class 11th and class 12th. So I am helping them in clearing the doubts of class 11th and class 12th also. And as Swapnil sir has informed you that I have completed I am itself an engineer. I have completed my engineering from National Institute of Technology, Durgapur. Okay. So, and after that I have worked in many industries, but yeah, then I joined FITGI, and from past 6 years I am giving classes to student of until class 10. और देखो, मोटिव हमारा सिर्फ ये नहीं होगा कि हमें सिर्फ बोर्ड क्लियर करना है, ठीक है? My main motive is to teach student is not just that कि हाँ वो सिर्फ जिस क्लास में है, जैसा कि तुम क्लास 10th में हो, तो सिर्फ हाँ चलो हमने CBSE NCERT कंप्लीट कर ली, हमारा काम हो गया, या हमने बोर्ड में अच्छे मार्क्स ले आए. If you are comfortable, अगर स्टूडेंट कंफर्टेबल होता है, क्योंकि स्टूडेंट की स्पीड का भी ध्यान रखना होता है, ये नहीं कि हाँ उस पर थोपते चले, क्या मुझे लग रहा है तो मैं पढ़ाता जाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए. स्टूडेंट अगर कंफर्टेबल है तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको नेक्स्ट लेवल के लिए भी तैयार करता चलूं. क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा गोल क्या है? व्हाट डू यू वांट टू बी आफ्टर कंप्लीटिंग योर 12th? You want to go for an engineering exam, or you want to go Doctor. for Doctor. Sorry? Doctor. डॉक्टर बनना है. ओके, Yes, sir. गुड गुड. चलो फिर तो मैथ्स की तो यार रिक्वायरमेंट होगी नहीं तुम्हें 10th के बाद. चलो फिर भी, लेकिन देखो मैथ्स, तुम्हें फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो रहेगी, और अगर तुम्हारी मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगी तो तुम्हारा हाफ ऑफ द फिजिक्स, किसी भी तुम फिजिक्स के टीचर के पास जाओगे तो यही कहेंगे अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुम्हारी आधी फिजिक्स वैसे ही सॉल्व अच्छी हो जाएगी. क्योंकि फिजिक्स में भी तुम्हें मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे यूज होंगे. जब तुम 11th एंड 12th की फिजिक्स पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे इंटीग्रेशन का यूज है, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ यूज है, डिफरेंशिएशन का यूज है, जो ट्रिग्नोमेट्री तुम क्लास 10th में अभी पढ़ोगे उस ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज है. तो ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं मैथ्स के, बहुत सारी चीजें उसमें यूज होती रहेंगी. एंड 50% ऑफ द फिजिक्स तुम अभी 9th में भी पढ़े हो, अभी तुम जैसे 10th में भी पढ़ोगे तो तुम्हें दिखेगा कि 50% ऑफ द फिजिक्स इज न्यूमेरिकल बेस्ड. तो जब न्यूमेरिकल जहां आएंगे वहां मैथ्स का यूज तो होना ही होना है. तो मैथ्स अच्छी करने की हम कोशिश करेंगे. तो तुमने जैसे कह दिया कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तो हमें बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है? लेकिन अब जैसे कुछ एग्जाम्स तुम्हारे 10th में भी होते हैं, जैसे तुमने NTSC का नाम सुना है? No, sir. ओके. 10th में एक एग्जाम होता है NTSC का, जो स्कूल लेवल का एग्जाम होता है, ऑल इंडिया लेवल पे स्कूल लेवल का एग्जाम होता है. इफ यू आर, अगर हमारी स्पीड वैसी रही तो हम उसके लेवल के भी क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि NCERT के लेवल से बहुत ज्यादा हाई नहीं होता. एंड देन एक प्री RMO करके भी होता है, रीजनल मैथमेटिकल ओलंपियाड. तो वो तो खैर उसमें 11th-12th भी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो हम अभी उस पर नहीं जाएंगे. हम कोशिश करेंगे कि हम 10th वाले कॉन्सेप्ट जो खासकर NTSC का है उसके लिए हम साथ साथ में तैयारी करते चलें. लेकिन हमारा सबसे पहला फोकस होगा
क्लास तुम्हारा 10th का जो बोर्ड है, सबसे पहले हम उसके लिए कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके लिए बहुत क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे, एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाएंगे और टाइम हमारे पास बचेगा तो देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल. ठीक है. और एक चीज और, Yes, sir. अगर जैसे ये नहीं होगा कि हम सिर्फ किसी पर्टिकुलर बुक पे ही फोकस करेंगे. ठीक है. मान लो तुमने एनसीईआरटी की बुक बना ली और तुम्हें लगे कि हाँ मुझे कोई और भी बुक बनानी है, तो हम उस तुमको 10th तक की 10th क्लास की किसी भी बुक से, चाहे वो सीबीएस एनसीईआरटी की हो, एग्जाम्पलर हो, या जो जो क्लास में बुक चलती है वो हो, या अगर तुम आर डी शर्मा बनाते हो या आर एस अग्रवाल बनाते हो, या मार्केट में और भी बहुत सारे बुक्स हैं. ML अग्रवाल है. हाँ, तो जो भी तुम बुक बनाते हो, तुम किसी भी बुक का डाउट लेके आ सकते हो. देयर वोंट बी एनी रिस्ट्रिक्शन कि हाँ तुम्हें सिर्फ यही बुक से मैं पढ़ाऊंगा और इसी बुक के ही डाउट्स हम सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उसके लिए तुम कहीं से भी डाउट लेके आओ, कहीं से भी क्वेश्चन लेके आओ, वी विल सॉल्व दैट आउट. ओके. तो ये तो हो गया कि अगर तुम ठीक है स्टिक Yes, करते sir. हो ऑनलाइन गुरुज के साथ तो हमारा वे ऑफ एक्शन क्या होगा. ठीक है. तो करेंटली जो आज की मेरी डेमो क्लास है, आई विल टीचिंग यू अबाउट पॉलिनोमियल्स. मैंने पॉलिनोमियल्स टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि तुम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके होगे. 9th में भी पॉलिनोमियल था, तो थोड़ा बहुत आइडिया Yes. रहता है, तो तुम कोरिलेट कर पाओगे. इसलिए मैंने ऐसा टॉपिक उठाया है जिससे तुम कोरिलेट कर पाओ और एकदम सब कुछ नया ना हो, तो तुम्हें लगे ना कि आप पता नहीं क्या पढ़ा दिया सर ने. तो इसलिए मैंने पॉलिनोमियल्स लिया ताकि यू कैन कोरिलेट. ओके. तो टेल मी फर्स्ट थिंग, कुछ याद है 9th में जो हमने पढ़ा था, मतलब तुमने जो 9th में पढ़ा है कि व्हाट एग्जैक्टली आर पॉलिनोमियल्स? चलो कोई बात नहीं. ओके. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions. Okay. Polynomials are algebraic expressions which are represented in the form of, is it visible, whatever I am writing here, is it visible to you? Yes, sir. Okay. And वॉइस कहीं मेरी ब्रेक तो नहीं हो रही, सब क्लियर सुनाई दे रहा है? No, sir. It's okay. गुड. तो मैं जब बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम्हें, तो अगर कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज स्टॉप मी देन एंड देयर. ओके. अदरवाइज तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज अगर कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो और कुछ समझ में नहीं है तो वहीं पे मुझे रोक देना. ठीक है. ओके. गुड. तो पॉलिनोमियल्स आर algebraic expression which are represented as f of x. f of x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, which are represented as f of x plus a naught. Which are represented as f of x is equal to a n into x to the power n plus a suffix में n minus 1 into x to the power n minus 1 so on till a1x plus a naught. ओके. तो अभी ये थोड़ा Yes, sir. कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ये सर ने क्या लिख दिया, an क्या है, x to the power n क्या है, then an minus 1 क्या है, x to the power n minus 1 क्या है, ये अभी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता चलूंगा एवरीथिंग विल गेट क्लियर. ओके. तो इसमें देखो दो पार्ट्स है, दो पार्ट है जो भी हम, एक तो सारे टर्म्स हैं, these are individually called as terms of the given polynomial. ठीक है. an x to the power n एक टर्म हो गया, an minus 1 x to the power n minus 1 एक टर्म हो गया, और ऐसे करके a1x and a0 है, ये टर्म्स कहलाते हैं. अब देखो हर टर्म के ना दो पार्ट हैं, कोई भी टर्म तुम लोगे तो उसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट है an और दूसरा पार्ट है, जैसे हमने पहला वाला टर्म लिया तो उसमें दो पार्ट है, एक an Yes, है sir. और दूसरा x to the power n है. सिमिलरली इस वाले में an minus 1 and x to the power n minus 1 ये पार्ट है.
ठीक है। तो ये Yes, जो sir. an है, an माइनस वन है, a1 है और a नॉट है, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। कोफिशिएंट्स होते हैं जो कोई भी हमारा नंबर हो सकता है, रैशनल Yes, नंबर। sir. ठीक है, रैशनल नंबर ध्यान है, 9th में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। Yes, sir. Okay. Okay, then tell me what do you understand by rational Which number? can be expressed in the form of P by Q. Very good, very good. तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं, ये कोई भी रैशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है। अब ये जो x के ऊपर n है और n माइनस वन है, ये पावर्स होते हैं। जैसे हमने उसमें इंडिसेस एंड पावर्स में पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, Yes, sir. तो ये इस तरीके से पावर होते हैं। और ये जो पावर होते हैं, इस n की वैल्यू जो n है, ये n की वैल्यू कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये हमेशा एक पॉजिटिव इंटीग्रल फॉर्म में होगी, नॉन निगेटिव इंटीजर होगा हमेशा। Okay, ये sir. n ना तो कभी निगेटिव होगा, ना ही कभी फ्रैक्शन में होगा। ये हमेशा जितने भी पावर्स है x के, जो जितने भी पावर्स होंगे गिवन एक्सप्रेशन में, वो सारे के सारे तुम्हारे नॉन निगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, जीरो हो सकता है लेकिन जीरो से नीचे नहीं होगा एंड फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं होगा, जैसे वह हाफ नहीं होगा, 2/3 नहीं होगा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सारे के सारे इंटीग्रल फॉर्म में होने चाहिए। ठीक है, Okay, sir. क्लियर है? Yes, sir. ओके गुड। अब इसमें तुम ये भी कंफ्यूज हो रहे कि an का क्या मतलब है, an माइनस वन का क्या मतलब है। an हमने इसलिए लिखा है कि ये उस x का कोफिशिएंट है जिसका पावर n है। दिस n इज जस्ट फॉर अ रिप्रेजेंटेशन। a के साथ सफिक्स में हमने n लिखा है, वो सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो कोफिशिएंट है a, वो x टू द पावर n वाले टर्म का ये कोफिशिएंट है। सिमिलरली an माइनस वन किसका कोफिशिएंट होगा? X की पावर n minus 1. माइनस वन का, करेक्ट, वेरी गुड। Yes, sir. सिमिलरली a3 अगर मैंने लिखा है, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, अगर a3 भी होता तो a3 किसका कोफिशिएंट होता? X की पावर n minus 1 का. a3 किसका कोफिशिएंट होगा? n minus 1. x टू द पावर क्यूब 3 का। Yes, जो sir. जो सफिक्स में होता है ना, जैसे देखो यहाँ पे सफिक्स में n है, a Yes, के sir. सफिक्स में n है, तो x का पावर क्या है? n. n है। सिमिलरली Yes, sir. यहाँ पे a का सफिक्स n माइनस वन है, तो x का पावर क्या है? n minus 1. हाँ, तो इसी तरह जो कोफिशिएंट होता है a का, जो सफिक्स होगा वो हमें ये बताएगा कि x का पावर क्या होगा जिसका वो कोफिशिएंट है। तो a7 किसका कोफिशिएंट होगा, किस x का? a7 अगर हो, 6. a7 है, 7, n माइनस वन नहीं, n का ही रहता है वो। यहाँ पे n माइनस वन लिखा है तो n माइनस वन है ना, मीन क्या है, n, अगर a का सफिक्स n है तो x का पावर n ही होगा, तो यहाँ वैल्यू है और वही वैल्यू यहाँ भी. ठीक है। तो a7 x टू द पावर 7 का 7 होगा. कोफिशिएंट, Yes, sir. करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये an माइनस वन, a1 और a0, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स होते हैं, तो नंबर तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. बस जो x की पावर है, पावर ऑफ x कहीं पे भी, पूरे एक्सप्रेशन में कहीं पे भी ना तो निगेटिव होनी चाहिए ना ही फ्रैक्शनल फॉर्म में होनी अच्छा. चाहिए। Yes, sir. ठीक है, तो ये होगी बेसिक डेफिनेशन इसकी, पॉलिनोमियल की। ठीक है, अब तुमने, चलो तो हम इस पे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी तो ये हो गया ना कि हमारे सब डेफिनेशन वाइज लिख दिया है, इसको जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। this fx is equal to this is a general expression। मान लो हमें रिप्रेजेंट करना है, तो एक रैंडम पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होगा, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स कैसे होंगे। सपोज सबसे पहला एग्जांपल होगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये एक एग्जांपल हो गया पॉलिनोमियल का, ठीक है। Yes sir. अब इसमें देखो, इस x की पावर कितनी है? 2 2। इस x की पावर कितनी है? 1 1। तो कहीं पे भी निगेटिव या फ्रैक्शनल पावर नहीं है, तो ये नहीं एक है। करेक्ट, तो ये एक पॉलिनोमियल Yes है। sir. चलो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 7x to the power 8 minus 8x plus 9x4 minus 12। ठीक है। तो अब इसमें भी जो हमने एग्जांपल लिया है, इसमें भी जो x की सारी पावर्स है वो या तो 0 है, इस अगर यहाँ पे मैं लिखूं तो इसको मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 12 into x to the power 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि Yes x to sir. the power 0 is what? 1 होगा। 1। करेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी हर जगह जो x की पावर है वो नॉन निगेटिव है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स है, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब इसमें एक Yes चीज sir. और देखने वाली बात है, जो पॉलिनोमियल्स की पावर है वो कंटिन्यूअस नहीं है, पावर्स गायब है बीच बीच में। जैसे x टू द पावर 7 कहीं पे नहीं है, x टू द पावर Yes. 7 नहीं है, x टू द पावर 5 भी नहीं है, x टू द पावर 3 के पास तो कुछ है ही नहीं, ना 3 है ना 2 है ना 1 है, तो ये Yes. जरूरी नहीं है, उसके बावजूद ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स में ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पावर्स, अगर मान लो जिस पावर से हमारा पॉलिनोमियल शुरू हो रहा है तो उसके बाद के सारे पावर प्रेजेंट हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता Yes है sir. कि मान लो एक पॉलिनोमियल हमारे पास है ऐसा जिसमें से 7x to the power 8 minus 1 ऐसे दिया हो, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसमें x की पावर क्या है? सिर्फ एक ही प्रेजेंट है, x to the power 8, उसके बाद x है ही नहीं, लेकिन ये फिर भी ये एक पॉलिनोमियल है। बस ये पॉलिनोमियल का ये होना चाहिए कि अगर x प्रेजेंट है तो उसकी पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़े इंटीजर्स होंगे, ठीक है। इवन fx is equal to 7, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इवन दिस इज अ पॉलिनोमियल जहां x का कोई पावर ही नहीं है, ये दिख रहा है? Yes sir. ओके, तो fx is equal to 7 is also a polynomial, ठीक है, जिसमें x की पावर क्या है? 0 है, 0. Yes sir. ठीक है। और इस टाइप के पॉलिनोमियल को अभी मैं डिफाइन करूंगा जब हम की पॉलिनोमियल्स टर्म्स के ऊपर और x ऑफ पावर ऑफ x के ऊपर डिवाइड होते हैं, उनको हम अलग अलग और डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये किस तरह का पॉलिनोम होगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, No sir. कोई क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो? No sir. ओके गुड। चलो, तो ये तो हमने देख लिया कि जो पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल शो करूंगा जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना कि हाँ चलो फाइंड आउट व्हिच ऑफ देम इज नॉट अ पॉलिनोमियल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इन कौन-कौन से ऐसे हैं जो पॉलिनोमियल नहीं होंगे? तो ठीक है, तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है? इज दिस अ पॉलिनोमियल और नॉट? X का पावर फ्रैक्शन में आ रहा। फ्रैक्शन में नहीं, इस वाले x का पावर निगेटिव हो जाएगा। Yes जब sir. हम इसको जब लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर x टू द पावर -2 प्लस 2, ये ऐसे हो Plus. जाएगा। Yes sir. तो जब पावर निगेटिव हो गई Negative में हो गया।
हाँ, तो पॉलिनोमियल तो हो नहीं सकता। अब Yes, सिर्फ sir. और सिर्फ पॉजिटिव पावर्स, नॉन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज चाहिए। तो इस केस में तो ये Yes, sir. नेगेटिव है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Polynomial. तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। वेरी गुड। तो ये तो पहला एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है? No, sir. क्यों नहीं है? The 3/2 fraction है. वेरी गुड। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस x का पावर जो है वो फ्रैक्शन में है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल हो गए जिसमें ये पता चल गया कि ये ऐसे एग्जांपल्स अगर होंगे, एक तो x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और ना ही x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो Yes, ये sir. दोनों एग्जांपल जो है ये बताते हैं कि पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, गुड। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड उसके एग्जांपल। ठीक है, अब Yes, sir. इसमें एक क्वेश्चन आता है, जब हमने ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ ली तो इसमें आता है टर्म्स। टर्म्स क्या होंगे ये क्लियर हो गया। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होंगे ये क्लियर हो गया। कोएफिशिएंट क्या क्या होंगे ये क्लियर हो गया। Yes. मैं जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगेन 9 स्क्वायर माइनस 64x सॉरी 36x प्लस 16। मान लो ये कोई हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो इसमें दो चीजें Yes, आएंगी। sir. दो चीजें मैंने पूछी, टर्म्स क्या क्या होंगे एंड कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के ना तीन टर्म्स हैं। तीन कौन कौन से? एक ये, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, Yes, sir. एंड तीसरा टर्म क्या होगा? 16. ये 16। तो जितने Yes, sir. जितने प्लस माइनस के साइन के साथ होते हैं ना, उस हिसाब से हम टर्म्स लिखते हैं। तो इसमें अगर इस वाले में हमें टर्म्स लिखने हो तो हम लिखेंगे x टू द पावर n। ये जो गिवन है ये चार टर्म्स इसके हो जाएंगे। सिमिलरली इसके लिए ये टर्म्स हो गए। Yes, sir. ये तीन टर्म्स हो गए। These are the terms। तो ये तीन टर्म्स हो गए। अब दूसरा क्या था कि कोफिशिएंट, कि कोफिशिएंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस, उसमें वेरिएबल क्या है? X square और x. एक्स वेरिएबल है। Yes, X, sir. क्योंकि हमारा जो पॉलिनोमियल बना वो एक्स के टर्म में बना है ना। Yes, sir. हाँ, तो x हमारा वेरिएबल हो जाएगा। वेरी गुड। तो x स्क्वायर भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है। तो उसके अलावा जो बाकी चीजें बच जा रही हैं, जैसे इस वाले टर्म में अगर मैं एक्स स्क्वायर हटा दूं जो वेरिएबल पार्ट है, तो जो 9 बच जा रहा है वो इस टर्म का कोफिशिएंट है। Coefficient है. Yes, sir. वेरी गुड। तो अब कोफिशिएंट क्या होता है? टर्म्स के हिसाब से होता है, जो टर्म हमने लिया उसके हिसाब से होगा। मान लो अगर मैंने हमसे से पूछा था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ -36x, हमें सिर्फ ये बोला था कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ -36x इन द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस केस में कोफिशिएंट क्या होता? -36. वेरी गुड। इस केस में जो हमारा कोफिशिएंट होता वो -36 36. होता। Yes, sir. सिमिलरली इन दोनों केसेस में हमारे कोफिशिएंट क्या क्या है जो बच गए हैं? दो 9. 9 एंड 16. वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमारे, तो अब ये क्लियर है कि किसी भी पॉलिनोमियल में टर्म Yes, क्या sir. होंगे एंड
कोफिशिएंट क्या क्या होगा, ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ये हो गया, टर्म्स हो गए, कोफिशिएंट हो गए। अब आते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है? Yes, sir. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, उसके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। वेरी गुड, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरी पावर ऑफ द वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, जिसके टर्म में हमारा पॉलिनोमियल रिटर्न हो। वेरी गुड। तो इस एक्सप्रेशन में डिग्री क्या है जो लिखा हुआ है अंदर? n। n है। वेरी गुड। सो इन द गिवन एक्सप्रेशन ये जो है ये हमारा डिग्री हो जाएगा। और अब ये बताओ, इस वाले पॉलिनोमियल में हमारी डिग्री क्या है? 7। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड यार, गुड। तो वेरी गुड, 7 इज द एक्स, क्योंकि 7 हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है। अब मैंने जानबूझ के ऑर्डर सेम नहीं रखा था, क्योंकि मैं देखा जाता कि तुम सबसे पहले टर्म पे ही ध्यान देते हो, पूरा एक्सप्रेशन देखोगे। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 7 इज द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। Yes. ठीक है। अब जब डिग्री आ गई ना, डिग्री समझ में आ गई कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आएगा, तब आता है लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो लीडिंग कोफिशिएंट जो होता है पॉलिनोमियल का, ये पता है लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? No, sir. ओके, कोई बात नहीं। लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इज कोफिशिएंट ऑफ that x which has the highest power। तो हम ये कह सकते हैं वो x जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा है उसका कोफिशिएंट। हाँ, तो इस केस में लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा? 9। 9। वेरी गुड, वेरी गुड। 9 इज द लीडिंग कोफिशिएंट। And 7 is the degree। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये क्लियर है, डिग्री ऑफ द कोफिशिएंट एंड लीडिंग कोफिशिएंट। वेरी गुड। अब आते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल जो है ना, उनको डिफरेंशिएशन या क्या है, यहाँ क्या डिवीजन, उनको हम किन किन बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके हैं, एक तो डिग्री के बेसिस पर उनको डिवाइड करते हैं, और एक करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट हो उनके बेसिस पर। तो दो तरीके हो गए, ठीक है। एक सबसे पहले देखेंगे कि डिग्री ऑफ द क्या है, वो बता दिया जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री फाइंड द नेचर ऑफ और which type of polynomial is present। तो डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, और दूसरा डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स जो प्रेजेंट होते हैं उनके बेसिस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिग्री के बेसिस पे जो डिवीजन होता है उसमें उसको डिस्कस कर लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे जो छोटी डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की वो क्या हो सकती है? 1। 1। सोचो, 1 से छोटा नहीं हो पाएगा। 0। 0 हो पाएगा ना? क्यों? Yes, क्योंकि मैंने क्या बोला था कि x का पावर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन निगेटिव। 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव पे रहेंगे तो 0 भी नहीं आ पाएगा। यस ठीक है।
तो ये होता है कि जीरो जीरो इज, जब नॉन निगेटिव लेंगे तो 0 1 2 3 ऐसे आते जाएंगे। अगर Yes, हम sir. सिर्फ पॉजिटिव लेंगे तो 1 2 3 आएगा। ठीक है, तो नॉन Yes, sir. निगेटिव लेना है तो हम इसमें क्या लेंगे, सबसे छोटी जो डिग्री होगी वो 0. 0। ये डिग्री इज 0। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे फिर इसका क्या मतलब होगा कि x टू द पावर 0 होना चाहिए। Yes, sir. जो हाईएस्ट पावर है वो 0 है, तो अगर इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट हो, मान लो 7 है या 9, तो ऐसे ही होगा। और इसमें Yes, sir. सिर्फ एक ही टर्म हो पाएगा, क्योंकि x की डिग्री जब 0 है, दैट मींस कि ये ऐसे होंगे, Yes, sir. ऐसे होंगे। हाँ, तो ये किस तरीके के नंबर्स है, ये नंबर्स है ना, Yes, sir. ये नंबर्स है और ये कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। ये जो एक बार लिख दिया ये ऐसे ही रहता है, ये चेंज नहीं होते, वेरिएबल तो है नहीं। Yes, sir. As these are constant numbers, this type of polynomial which has degree 0 is known as constant polynomial। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 0 होती है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है। अब अगर मान लो कि नंबर्स पॉजिटिव या निगेटिव ना हो, ये तो मान लो ये पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है, या मान लिया हमने कि एक निगेटिव नंबर भी दिया हो, तो अगर मान लो पॉजिटिव नंबर्स नहीं हो या निगेटिव नंबर भी ना हो, तो अगर पॉजिटिव भी नहीं है निगेटिव भी नहीं है, तो कौन सा नंबर हमारे पास बच जाता है? 0. 0। अगर मान लो जो नंबर जो पॉलिनोमियल गिवन है वो सिर्फ 0 है, इफ fx इज 0, जो पॉलिनोमियल है सिर्फ 0 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये इसमें डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगी और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 0. इस पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होगी। आर यू श्योर? सोचो थोड़ा सोचो, आंसर देने की जल्दी नहीं, आराम से सोच के बताओ। टेक योर टाइम। Sir, sorry to interrupt you. Actually, within 4 minutes, this meeting is going to be over, so we need to reconnect it. Okay? ओके, आर्यन ये मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाएगी 4 मिनट में, आपको वापस से रिकनेक्ट करना पड़ेगा सेम लिंक पर, राइट? Okay, sir. ओके, यू मे प्लीज कंटिन्यू, यू मे प्लीज कंटिन्यू। ओके यार, 0 होगा। 0 होगी, चलो ठीक है। ओके, व्हाट इफ आई टेल यू दैट योर आंसर इज रॉन्ग, जो इसकी डिग्री है वो 0 नहीं होगी। क्यों, मैं बताता हूँ। मान लो कि हमारा जो पॉलिनोमियल है सिर्फ, अब देखो इस जो ये थे, अब इनके साथ मैं x टू द पावर 0 ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ठीक है? Yes, sir. अब लेकिन मैं 0 के साथ x टू द पावर 0 लिखूं, या 0 के साथ x टू द पावर 7 लिखूं, या 0 के साथ x टू द पावर -11 लिखूं, इनकी फाइनल वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। Yes, sir. तो अब मुझे, तो क्या तुम कह सकते हो कि इस 0 के साथ x का कौन सा पावर था? नहीं कह सकते ना। तो क्योंकि हम we can't say clearly that what can be the power of x which is associated with a 0, तो अगर सिर्फ ये पॉलिनोमियल दिया हुआ हो कि 0 is a given polynomial, तो we can't define the degree of that polynomial। ठीक है? Yes, sir. और ये पॉलिनोमियल जो होता है इसको हम 0 पॉलिनोमियल ही कहते हैं। इसका नाम 0 पॉलिनोमियल ही होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ 0 है और कुछ है नहीं, और 0 पॉलिनोमियल की Okay, डिग्री sir. डिफाइन नहीं होती। ठीक है? You can say that the degree of 0 polynomial is not defined।
ओके, तो दो तो पता चल गया, एक पता चल गया जब डिग्री 0 हो और एक पता चल गया जब पॉलिनोमियल ही 0 हो। तो उस केस में डिग्री क्या होगी और वैसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे? पहले वाला जब डिग्री 0 होती है तो पॉलिनोमियल कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, और जब पॉलिनोमियल ही 0 हो तो जीरो पॉलिनोमियल होता है और उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। Yes. Okay, then the next one is when degree is 1. Degree is 1. That means degree twice x, इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल होगा 6x minus 11x, इस तरीके से, और 6x plus 7, 5x minus 3, इस तरीके से हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अब एक चीज गौर करो कि जब हमारा जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जा रही है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन पॉलिनोमियल है, वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जब कांस्टेंट पॉलिनोमियल था तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था उसमें मैक्सिमम एक ही टर्म हो सकता है, वो कांस्टेंट वाला। ठीक है, और जो लीनियर जब डिग्री 1 होती है तो उसमें मैक्सिमम 2 टर्म आते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये पूछा जाए, इसको हम देख रहे हैं क्या, जो नंबर ऑफ टर्म्स है किसी भी पॉलिनोमियल के, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स, वो उसकी डिग्री पे डिपेंड कर रहा है। हम आगे भी देखेंगे कि जब डिग्री